तांत्रिक विशंभर के शिष्य कामरा का मन कुलदेवी माया द्वारा बनाए गए नए सरदार भोलानाथ की बेटी तारा पर आ गया। वो उसे बड़े प्रेम से निहार रहा था। तारा भी अपनी नजरें उठाकर बीच बीच में उसे देख रही थी और उसके होठों पर भी एक तीखी मुस्कान थी। सरदार भोलानाथ, लगता है तारा बिटिया तुमको हमारे अतिथि पसंद आ गए हैं। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे विवाह की बात इनसे चलाऊं। तारा शर्मा कर वहां से उठकर भाग जाती है। कामरा सरदार भोलानाथ की बात सुनकर हैरान रह गया। वो तो तारा की तरह वहां से उठकर भाग भी नहीं सकता था, बस अब सर झुकाए बैठा रह गया था। उसे तो समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। सरदार भोलानाथ कामरा की तरफ देखते हैं और उसकी इच्छा को जानने के लिए, आप हमारे अतिथि हैं, इसलिए आपसे हम निवेदन कर रहे हैं कि आप हमारी पुत्री से विवाह करना पसंद करेंगे। कामरा हकलाते हुए, विवाह? क्या वाकई में आप विवाह की बात कर रहे हैं? सरदार भोलानाथ, हाँ कामरा, विवाह। मैं आपको विवाह के लिए ही कह रहा हूं, मेरी पुत्री तारा के साथ। इतनी जल्दी मैं विवाह कैसे कर सकता हूं? मुझे पहले अपने सगे संबंधियों से पूछना होगा। अब तुम मेरी पुत्री को पसंद आ गए हो और जब तक तुम्हारा विवाह नहीं हो जाता तब तक हम तुम्हें इस कबीले से बाहर नहीं जाने देंगे। इस कबीले की यही प्रथा है। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं तो बहुत जरूरी काम से निकला हुआ हूं, मुझे अपना काम पूरा करना है। मुझे तो अभी इसी वक्त यहां से प्रस्थान करना होगा। नहीं अतिथि, अब आप बाहर कहीं नहीं जा सकते जब तक कि आप मेरी पुत्री से विवाह नहीं कर लेते, क्योंकि आपने हमारी पुत्री के साथ अपनी अखियों को मिलाया था और अपने मन में उसे पाने की इच्छा जाहिर की थी। तो अब आपको विवाह तो करना ही होगा। कामरा उसकी बात सुनकर बेहद टेंशन में आ गया था। उसके चेहरे पर जो अभी तक प्रसन्नता के भाव थे, अब उसकी जगह पसीने की बूंदें आ गई थी। सरदार कामरा, अगर मैं आपकी पुत्री से विवाह करने से इनकार कर दूं तब क्या होगा? सरदार भोलानाथ अपना सर झुकाते हुए थोड़े से दुखी हो जाते हैं। तब हमारे पास दो ही नियम होंगे। पहला, हमारी कुलदेवी के सामने हम अपनी बेटी की बलि दे दें। ये क्या कह रहे हैं आप? अगर विवाह नहीं हुआ तो आपकी पुत्री की बलि देनी पड़ेगी कुलदेवी के सामने? हाँ, क्योंकि उसने तुम्हें मन से स्वीकार कर लिया है और तुमने भी उसे ऐसा करने में सहयोग किया था। और अब अगर तुम उसे ठुकरा कर जाओगे तो उसे अपनी बलि कुलदेवी के सामने देनी ही होगी। अच्छा, तो दूसरा वाला नियम कौन सा है, वो भी बता दीजिए। दूसरे नियम में हमें कुलदेवी के सामने तुम्हारी बलि देनी होगी। और फिर से अपना सर झुका लेता है। कामरा उनकी बात सुनकर एकदम से अपनी जगह से खड़ा हो जाता है और उसके पूरे बदन में एक सनसनाहट सी दौड़ जाती है। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, मैं अपनी बलि नहीं चढ़ा सकता। आप इतना मत घबराइए, हम आपकी बलि नहीं देंगे, हम अपनी बेटी की ही बलि देंगे। पर आपकी बेटी की भी बलि क्यों दी जाए? क्या कोई तीसरा रास्ता नहीं है इसके अलावा? सरदार भोलानाथ कुछ सोचता है। हाँ, एक तीसरा रास्ता भी है। अगर तुम किसी शक्तिशाली तांत्रिक की बलि दे देते हो हमारी कुलदेवी माया को, तो वो बहुत ही प्रसन्न होगी और हम तुम दोनों में से किसी एक की बलि देने से बच जाएंगे। कामरा उसकी बात सुनकर और भी ज्यादा झटका खा जाता है। क्या क्या कहा? शक्तिशाली तांत्रिक? पर इतना शक्तिशाली तांत्रिक हमें कहां मिलेगा? हम कहां से लाएं उसे ढूंढकर? और अभी ये दोनों बात कर ही रहे थे कि एक आदिवासी भागता हुआ वहां पहुंचता है और सरदार भोलानाथ। हाँ बोलो, क्या हुआ? तुम इतने घबराए हुए क्यों भाग कर आ रहे हो? ऐसी बात है सरदार, आप भी जानोगे तो आप भी खुशी से उछल पड़ोगे। क्यों, ऐसी क्या बात है? सरदार भोलानाथ, आपके सरदार बनते ही चमत्कार हो गया। हमारे तांत्रिक मानक हमारे कबीले की तरफ ही आ रहे हैं। सरदार भोलानाथ भी अपनी जगह पर खड़ा हो जाता है। क्या कह रहे हो? तांत्रिक मानक स्वयं आ रहे? ये तो चमत्कार हो गया। चलो, हमें उनका स्वागत करना होगा। और इस बात पर सब इतने हर्षित थे कि उनका ध्यान कामरा पर से कुछ समय के लिए हट गया था। सभी आदिवासी सरदार भोलानाथ के नेतृत्व में तांत्रिक मानक का स्वागत करने के लिए
तेजी से भाग पड़ते हैं। कामरा कुछ सोचता है और उसके होठों पर मुस्कान आ जाती है। यह अच्छा मौका है यहां से चुपचाप निकल चलने का, जो होगा देखा जाएगा। और फिर दूसरी तरफ से चुपचाप जंगल की तरफ भाग जाता है। चलो अच्छा हुआ जो सही समय पर इनके कबीले का तांत्रिक आ पहुंचा और मुझे मौका मिल गया निकल भागने का, वरना ये तो शायद मुझे कैद कर लेते या फिर मेरा विवाह ही करवा देते। दूसरी तरफ तांत्रिक मानक कबीले में प्रवेश करने लगा था और आदिवासी उस पर फूल बरसा रहे थे और उसे प्रणाम कर रहे थे। सरदार एक बड़ी सी फूलों की माला उसके गले में डालता है और उन्हें प्रणाम करते हुए, गुरुदेव हम बेहद प्रसन्न हैं जो आप सही समय पर आए। हम आपको कहां कहां नहीं ढूंढ रहे थे, पर आप तो कहीं मिल ही नहीं रहे थे। हां मैं जानता हूं कबीले के ऊपर बहुत सारी मुसीबतें आ रही है, तभी मैं अपनी तपस्या से उठकर यहां आ गया। आइए गुरुदेव। और भोलानाथ उन्हें लेकर एक बेहद सुंदर झोंपड़ी की तरफ बढ़ जाता है। तांत्रिक मानक झोंपड़ी में आकर एक आसन पर बैठ जाता है और भोलानाथ को ध्यान से देखने लगता है। सरदार भोलानाथ, क्या हुआ गुरुदेव, आप ऐसे क्यों देख रहे हैं? देख रहा हूं कि कैसे तुम इस कबीले के सरदार बन गए हो। इस कबीले का सरदार तो संभल था, तुम कैसे बन गए यहां के सरदार? गुरुदेव ये सब उस दुष्ट संभल की करनी का ही फल है। उसके घटिया काम की वजह से कुलदेवी ने उसे सरदार पद से निष्कासित कर दिया और मुझे इस पद पर बिठा दिया। और उसने ऐसा क्या किया था जो उसे सरदार पद से हटाया गया? गुरुदेव हम सब आदिवासी कुलदेवी के सामने उसकी शिकायत लेकर गए थे और सरदार संभल वहां हम सबको अपने आदमियों के साथ मारने पहुंच गया, जिससे कुलदेवी नाराज हो गई और वहां प्रकट हो गई। बस फिर क्या था, कुलदेवी के प्रकोप का उसे भागी बनना पड़ा। क्या कह रहे हो? वो अपने कबीले के लोगों को मारने पर उतारू हो गया था? यह तो जघन्य अपराध है, उसका तो सर अलग कर देना चाहिए था। कुलदेवी तो यही करना चाहती थी, पर मैंने ही उसे ऐसा करने से रोक दिया और संभल को दोबारा से अपनी गलती सुधारने का मौका दिया। तुमने बहुत अच्छा काम किया, क्योंकि कबीले का हर नागरिक हमारे लिए बहुमूल्य है। हम ऐसे ही किसी को भी मृत्यु के मुंह में नहीं भेज सकते। गुरुदेव आज से 7 दिन बाद मुझे भी कबीले के विस्तार के लिए निकलना होगा। कुलदेवी ने मेरे सामने यही शर्त रखी है और अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो मुझे भी इस पद से हटाया जा सकता है। तो हमारी कुलदेवी अब चाहती है कि इस कबीले का विस्तार हो। हां गुरुदेव, कुलदेवी माया यही चाहती है, पर तुम्हारी प्रवृत्ति तो ऐसी है ही नहीं। तुम तो किसी को मार भी नहीं सकते। तुम्हारे मन में बेहद करुणा और प्रेम है हर किसी के लिए। अब कैसे करोगे तुम ये काम? यही तो मेरी भी समझ में नहीं आ रहा है गुरुदेव। तांत्रिक मानक कुछ सोचते हैं। तुम एक काम करो, अन्य कबीले में अपना संदेश भिजवा दो कि वे हमारे कबीले में सम्मिलित हो जाए, अन्यथा युद्ध के लिए तैयार रहे। ठीक है गुरुदेव, मैं ऐसा ही करता हूं, पर अगर बात युद्ध की आ गई फिर क्या होगा? मुझे तो युद्ध से बेहद परहेज है। मैं तो शांति से ही विस्तारवाद की नीति को आगे बढ़ाना चाहता हूं। तांत्रिक मानक अपनी जगह पर खड़े हो जाते हैं और बेहद सोचपूर्ण मुद्रा में आ जाते हैं। यह तो बहुत मुश्किल है भोलानाथ। विस्तारवाद की नीति शांति से कभी कायम नहीं हो सकती, पर मेरी समझ में यह नहीं आ रहा, कुलदेवी ने तुम्हारे सामने ऐसी शर्त क्यों रखी है? उसे इन चीजों से क्या मतलब है? आखिर क्या चाहती है कुलदेवी माया? सरदार भोलानाथ का एकदम से ध्यान कामरा पर जाता है। अरे हमारे अतिथि कहां गए? बाबा वो तो कहीं नहीं दिखाई दे रहे हैं। मैं काफी देर से उन्हें ही ढूंढ रही हूँ। कौन है ये अतिथि जो बिना बताए ही इधर उधर चला गया? गुरुदेव अतिथि का नाम कामरा है। दूर कबीले से यहां आया हुआ था और हमारी पुत्री को पसंद आ गया। कहीं वो भाग तो नहीं गया मौके का फायदा उठाकर? अगर ऐसा हो गया तो गजब हो जाएगा। क्या कह रहे हो? तुम्हारी पुत्री को वो पसंद आ गया था? फिर तो अब तुम्हारी पुत्री का विवाह उसके साथ होना तय था। जाओ पहले उसी को ढूंढो, कहीं वो यहां से भाग ना जाए, वरना तुम्हारी पुत्री की बलि देनी पड़ेगी। सरदार भोलानाथ तेजी से झोंपड़ी से बाहर निकलता है
और अपने सभी आदिवासियों को बुलाकर, जाओ, जो अतिथि अभी मेरे साथ थे उन्हें ढूंढ कर लाओ, वो शायद जंगल की तरफ भाग गए हैं, जल्दी जाओ। आदिवासी अपने सरदार की बात का पालन करते हैं और हाथों में हथियार लेकर जंगल की तरफ निकल जाते हैं। तारा एक तरफ थोड़ी आंखों में आंसू लिए रोने लग जाती है। चुप हो जा पुत्री, मैं उसे कहीं से भी ढूंढ कर लाऊंगा और तेरा विवाह उससे करूंगा। मैं तुझे कुलदेवी के सामने बलि नहीं चढ़ने दूंगा। पर बाबा, उनकी आंखों से तो मुझे लग रहा था कि वो मुझसे प्रेम करने लगे हैं, फिर अब वे ऐसे क्यों भाग खड़े हुए? उन्होंने तो मेरे मन को धोखा दे दिया। अब ऐसे पुरुष से विवाह करके मैं क्या करूंगी? इससे तो अच्छा यही है कि मैं कुलदेवी के सामने बलि वेदी पर चढ़ जाऊं। और अपने बाबा के सीने से लगकर रो पड़ती है। सरदार, नहीं पुत्री, नहीं, मैं किसी भी सूरत में तेरी बलि नहीं चढ़ने दूंगा। मेरे सभी साथी जंगल में गए हैं, बहुत जल्द से पकड़कर यहां ले आएंगे। रुको, मैं अभी पता करता हूं कि वो मानव कहां है जो तुम दोनों को धोखा देकर यहां से भाग निकला है। मेरी शक्ति से वो बचकर निकल नहीं पाएगा। और फिर वो अपनी दोनों आंखें बंद करते हैं और मंत्रों का उच्चारण शुरू कर देते हैं। उनके दोनों हाथ हवा में घूमने लगते हैं, जिससे हवा में ही एक दृश्य प्रकट हो जाता है। हवा में दिख रहे दृश्य में कामरा तेजी से दूर भागता दिखाई दे रहा था और इस वक्त वो सीधा दूर पश्चिम दिशा के कस्बे की तरफ जा रहा था। सरदार बोला रहा, ये कहां जा रहा है गुरुदेव? इस वक्त पश्चिम की तरफ जा रहा है और शायद वहां किसी कस्बे की तरफ। तुम अपने आदमियों को इस तरफ भेजो और इसे कस्बे में पहुंचने से पहले ही पकड़ लो, वरना बेवजह पहले ही युद्ध छिड़ जाएगा। कामरा इस वक्त कबीले से बाहर खड़ा हुआ था, क्योंकि उसे सरदार भोलानाथ की बेटी तारा से विवाह करना था। पर विवाह की उसकी कोई इच्छा नहीं थी और अब उसके पीछे कबीले के आदिवासी लगे थे ताकि उसे पकड़कर वापस कस्बे में लाया जा सके और तारा से उसका विवाह कराया जा सके। कामरा तेजी से कस्बे की तरफ भागा जा रहा था। दूसरी तरफ हवेली के अंदर सभी गांव वाले खाना पीना खा चुके थे और अब सभी एक मीटिंग कर रहे थे। सरपंच गोवर्धन चौधरी गांव वालों से, आप सभी देख रहे हैं यह समस्या कितनी बड़ी है और अब हम इस समस्या से निकलने का समाधान ढूंढने बाहर जाएंगे। सरपंच साहब, बाहर कोई खतरा तो नहीं होगा? कहीं हम किसी मुसीबत में ना फंस जाएं? गांव वाले ठीक कहते हैं सरपंच साहब, हमें इतने सारे लोगों को एक साथ बाहर लेकर नहीं जाना चाहिए, वरना यह हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। शंकर, सरपंच साहब, हमारा काम सिर्फ उस तांत्रिक को भगाना है, इसलिए हम 3-4 लोगों को ही जाना चाहिए। सरपंच, नहीं, सब गांव वाले एक साथ जाएंगे, तुम्हारी ताकत बढ़ी रहेगी और हम मुसीबत का सामना आसानी से कर पाएंगे। सूरजभान, मुझे तो सरपंच साहब की बात ठीक लग रही है। हम सब गांव वालों को एक साथ ही उस तांत्रिक पर हमला बोलना चाहिए। दरोगा, ठीक है, फिर चलो सब, अब देर नहीं करनी चाहिए। सूरज डूबने से पहले हमें वापस भी लौट कर आना है। और फिर वहां एक शोर उठता है और हर हर महादेव के नारे लगने लगते हैं। सभी गांव वाले तेजी से हवेली से बाहर आकर अपने शमशान घाट की दिशा की तरफ बढ़ने लगे। सबसे आगे शंकर और सूरजभान ही थे। शंकर के हाथ में कुलदेवी का भाला था। अभी वे कुछ दूर ही गए थे कि दूर से आता एक आदमी इन सबको नजर आता है। दरोगा, अरे ये तो वही तांत्रिक का साथी है, मैंने इसे पहचान लिया है, ये हमारी तरफ ही आ रहा है, चलो इसे पकड़कर ले चलते हैं। शंकर, अरे पर ये यहां क्या कर रहा है? कहीं किसी कार्य को करने ये बाहर नहीं आया है? चलो जल्दी से चारों ओर से इसे घेर लो, ये बचकर भागना नहीं चाहिए। और सभी गांव वाले तेजी से इधर उधर फैलकर उसे घेरने लगते हैं कि कहीं वो उन्हें देखकर भाग ना निकले। कामरा की नजर भी उन पर पड़ जाती है। अरे ये दोनों तो वही लड़के हैं। और वो भी तेजी से शंकर और सूरजभान की तरफ बढ़ने लगता है। बहुत जल्दी गांव के सब लोग कामरा को घेर लेते हैं और हवलदार उसे पकड़ लेता है। अरे क्या 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 कर रहे हो? छोड़ो मुझे, मैं कोई चोर लफंगा नहीं हूं, मैं तो आप लोगों के पास ही आ रहा था। दरोगा, तू उसी तांत्रिक का साथी है ना? यहां क्या करने आया है? जल्दी बता। कामरा दरोगा की बात सुनकर एकदम से उदास हो जाता है। मैं क्या बताऊं भाई,
मुझे उस तांत्रिक ने मार पीट कर भगा दिया। मैं कहां जाता, इसलिए आप लोगों के पास ही आ रहा था। और इस जंगल में बहुत ही खतरनाक कबीलेवासी हैं जो मेरे खून के प्यासे बन गए। उनसे अपनी जान बचाते हुए मैं तुम्हारी तरफ ही चला आया। हवलदार, क्या कहा? जंगल में खतरनाक आदिवासी? कामरा, हाँ, और वो इतने खतरनाक हैं कि आदमियों को मारकर उन्हें खा जाते हैं। क्या कह रहे हो? क्या आदमखोर जनजाति के लोग रहते हैं वहां? पर वो यहां कहां से आ गए? अब ये मुझे नहीं पता, पर पहले अब तुम मुझे छोड़ दो, मुझे ऐसे मत पकड़ो। एक मिनट, और पहले तुम ये बताओ कि तुम्हारे उस तांत्रिक ने तुम्हें अपने यहां से भगा क्यों दिया? तुमने ऐसा क्या कर दिया था? वो तांत्रिक विशंभर मेरा गुरु है, और कल रात वो एक बड़ी साधना कर रहा था और बोल रहा था कि अब उसे साधना के लिए 10 लोगों की जरूरत है जिनकी वो बलि देगा। और जब उसने मुझे ये बात बताई तो मैंने उसे मना कर दिया। मैंने उससे कहा कि हम लोगों की बलि नहीं देंगे, हम जैसे अपना कार्य करते रहे हैं वैसे ही करते रहेंगे। फिर क्या था, वो मेरी बात सुनकर भड़क उठा। बोला मेरी साधना में 10 लोगों की बलि आवश्यक है, और इसी बात पर मेरा और उसका झगड़ा हो गया। उसने मुझसे मेरी सभी तांत्रिक शक्तियां भी छीन ली और मुझे वहां से मार पीट कर भगा दिया। सूरज, तो इसका मतलब है वो अभी भी अपना तांत्रिक हवन कर रहा होगा और उसे 10 लोगों की आवश्यकता अभी भी होगी। कामरा, हाँ, पर मैं उसका यह हवन पूरा नहीं होने दूंगा, उसे बीच में ही नष्ट कर दूंगा, और इसके लिए मुझे आप लोगों की बहुत जरूरत है। मैं अकेला उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बोलिए, क्या आप लोग मेरी मदद करेंगे? शंकर, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम झूठ बोल रहे हो और हमें यहां से बहला फुसला कर उसके पास ले जाने आए हो ताकि वो हम में से 10 लोगों की बलि दे दे और उसे शक की नजरों से देखता है? सरपंच, तुमने बिल्कुल ठीक सोचा। इसकी बात सुनकर मुझे भी ऐसा ही कुछ लग रहा है। शायद तभी ये यहां आया हुआ है ताकि यहां से इंसानों को ले जा सके। और सरपंच की बात सुनकर गांव वाले शोर मचाने लग जाते हैं। मारो मारो! सरपंच, चुप हो जाओ, शांत हो जाओ। गांव वालों, जब तक पूरी बात समझ में नहीं आती किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना है। कामरा, आप लोग मेरी बात का विश्वास कीजिए, मैं झूठ नहीं बोल रहा। और चलिए जल्दी से किसी सुरक्षित स्थान पर चल पड़ते हैं, ना कहीं वो जंगली आदिवासी आ गए तो हमारी जान पर आफत आ जाएगी। वो बेहद ही खतरनाक है। जल्दी चलिए। दरोगा, डरने की कोई आवश्यकता नहीं। हम इतने सारे गांव वाले हैं, हमारे पास हथियार है, हम उनका मुकाबला कर लेंगे, फिर उन्हें भी अपना बंधक बना लेंगे। कामरा, जैसे आप लोगों की मर्जी, पर मैं तो यही कहूंगा कि यहां से जल्दी सुरक्षित स्थान पर चल पड़ो, वही हमारे लिए अच्छा होगा। दूसरी तरफ डायन चमेली भूतपूर्व कबीले के सरदार संभल के साथ तेजी से एक तरफ बढ़ती चली जा रही थी। इस वक्त घोड़े पर चमेली के पीछे सरदार संभल बैठा हुआ था। डायन चमेली अपनी आंखें बंद करती है और मन ही मन में कुछ मंत्रों का उच्चारण शुरू कर देती है। अगले ही पल इस जंगल की सीमा के दूसरे छोर पर एक पूरे नकली कबीले का निर्माण हो चुका था, और ऊपर से संभल को यह लगने लगा था जैसे वो चलते हुए बहुत दूर आ चुका है, कोसों दूर। अभी कितनी दूर है तुम्हारा कबीला? मैं तो घोड़े पर बैठे बैठे थक चुका हूं। बस कुछ दूर और, उन दूर ऊंचे पेड़ों के पीछे ही हमारा कबीला है। अरे फिर तो ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, तुम कबीले में ले जाकर मेरे बारे में क्या बताओगी जब वहां तुम्हारे परिवार वाले मेरे बारे में पूछेंगे तो? हाँ, ये बात तुमने ठीक कही। मैं क्या कहूँ, यहाँ के लोग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, और अब तुम्हें देखकर तो मेरे माता पिता तो मुझे यहाँ से निकाल ही देंगे। फिर हमें वापस जंगल में ही अपना निवास बनाना होगा। क्या तुम मेरे लिए निवास बना पाओगे? हाँ, क्यों नहीं। मैं जंगल में तुम्हारे लिए बेहद खूबसूरत ग्रह बनाऊंगा। अगर ऐसा है तो मैं भी अपने माता पिता से यही कहूंगी कि मैंने तुमसे विवाह कर लिया है और अब आपका आशीर्वाद लेने आई हूँ। तुम्हारा कबीला नजर आने लग गया है। हाँ, चलो अब पैदल ही चलते हैं। और फिर दोनों घोड़े से उतरकर आगे बढ़ जाते हैं। और जैसे ये दोनों कबीले के अंदर आए थे, वहां घूम रहे लोग उन्हें देखकर अपना मुंह फेर रहे थे। लगता है यहाँ के लोगों को भी तुम पसंद नहीं हो।
तभी ये ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। ये सब वो लोग हैं जिनको मैंने मारकर खा लिया है, और अब ये सब ऐसे ही यहाँ भटक रहे हैं। तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। ये लोग तुम्हें देखकर ठीक व्यवहार नहीं कर रहे। क्या ये सब तुमसे नफरत करते हैं? हाँ, ये सब मुझसे नफरत करते हैं, पर तुम फिक्र मत करो, मुझे इनसे कोई मतलब नहीं। हम अपने माता पिता का आशीर्वाद लेंगे और फिर यहाँ से वापस जंगल की तरफ प्रस्थान कर जाएंगे। पर मुझे यहाँ अजीब सा क्यों लग रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ अभी कुछ समय बाद आंखों से गायब हो जाएगा। लगता है तुम काफी समय बाद अपने कबीले से बाहर निकले हो, इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा होगा। संभल की नजर तभी दूर एक बुढ़िया पर पड़ती है जो उसे इशारे से एक तरफ बुला रही थी। संभल उसकी तरफ देखकर कुछ समझने की कोशिश करता है, पर वो एक तरफ जा नहीं सकता था, वो भी डायन चमेली को छोड़कर। बुढ़िया उसे लगातार इशारे कर रही थी कि इस तरफ आ। चमेली, वो बुढ़िया हमें बुला रही है, चलो उसके पास, शायद कुछ कहना चाहती है। कौन सी बुढ़िया बुला रही है? उस तरफ जो झोपड़ी के बराबर में खड़ी है। देखो कितनी बूढ़ी है, ऐसा लग रहा है जैसे अभी प्राण निकल जाएंगे। अच्छा, वो वाली। चलो मिलकर आते हैं। क्या कह रही है बुढ़िया, सुन लेते हैं। और गुस्से से बुढ़िया की तरफ देखती है। बुढ़िया डायन चमेली को अपनी तरफ आता हुआ देखकर एकदम से भयभीत हो गई और झोपड़ी के पीछे चली गई। अरे वो तो जा रही है, चलो उसके पास चलो जल्दी से। अरे छोड़ो ना तुम उसे, चलो मेरे घर चलो, हमें जल्दी ही माँ बाबा का आशीर्वाद लेना है। संभल को अब समझ में नहीं आता कि वो किस तरफ जाए, क्योंकि उसे उस बुढ़िया की आंखें कुछ अजीब सी लग रही थी, जैसे वो उसे कुछ बताना चाहती। जल्दी चलो, तुम्हारे कदम तो उठ ही नहीं रहे हैं। हाँ, आ रहा हूं। चलो, घोड़े पर बैठे बैठे पैरों में भी दर्द हो गया। ये सब एक माया थी, डायन चमेली की, जिसकी वजह से संभल भी अपने आप को बेहद थका हुआ महसूस कर रहा था, जबकि वो हृष्ट पुष्ट बलिष्ठ योद्धा था। डायन चमेली एक बेहद बड़ी झोपड़ी के अंदर प्रवेश कर जाती है और अंदर एक तरफ बैठे अपने माँ बाबा के पास पहुंच जाती है। संभल भी आगे बढ़कर उन दोनों के पैर छूता है। बाबा, मैंने इनसे विवाह कर लिया है, अब मैं इनके साथ रहने जा रही हूँ। वो आदमी औरत एक पल तो हैरान रह जाते हैं और ऐसा जताते हैं जैसे उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, और गुस्से में उसे भला बुरा कहने लगते हैं। अब जो हो गया बाबा, उसे बदल तो नहीं सकते। ये पुरुष मेरे मन को भा गया था और इसने मुझे अपना लिया, वरना मैं तो जंगल में इधर उधर भटक रही थी, कोई भी मेरा अपना नहीं था। आपके ये कबीले वाले तो मुझे वैसे भी पसंद नहीं करते हैं। अब मैं यहाँ से दूर चली जाऊंगी और खुश रहूंगी। हम दोनों को जाने की आज्ञा दीजिए बाबा। जी, मैं आपकी बेटी को हमेशा खुश रखूंगा। आप हमें आशीर्वाद दीजिए, अब हम यहाँ से निकलते हैं। माया से बने वो आदमी और औरत। ठीक है, तुम दोनों यहाँ से चले जाओ और दोबारा कभी यहाँ लौटकर मत आना। आज से हमारा और तुम्हारा कोई संबंध नहीं है। जाओ, निकल जाओ यहाँ से। ठीक है, अगर आप लोग यही चाहते हैं तो यही होगा। और वो आगे बढ़कर उनके पैर छूती है, फिर वहां से निकल जाती है। संभल भी उन्हें प्रणाम करता है और डायन चमेली के पीछे पीछे झोपड़ी से बाहर आ जाता है, जहां आसपास खड़े लोग उन दोनों को ही देख रहे थे। डायन चमेली उन सबकी तरफ तिरछी नजरों से देखती है और अगले ही पल वे सब वहां से तेजी से इधर उधर चले जाते हैं। मुझे तो तुम्हारे परिवार वाले कुछ अजीब व्यवहार वाले लग रहे थे, चलो जबरदस्ती बोलने की कोशिश कर रहे हो। क्योंकि ये सब हमारे रिश्ते से खुश नहीं है ना, इसलिए ऐसे हरकत कर रहे हैं। चलो, हमें भी इन्हें याद नहीं रखना है। आज से सिर्फ मैं और तुम और हमारी जिंदगी। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। चलो यहां से। एक तरफ जहां डायन बेहद खूबसूरत रूप में संभल को अपना दीवाना बना चुकी थी और अब उसके द्वारा अपनी रक्त की प्यास बुझाना चाहती थी, तो दूसरी तरफ इस वक्त शमशान घाट पर एक तरफ तांत्रिक विशंबर जमीन की काली रेत को हाथ में उठा रहा था। मेरा सबसे बड़ा उद्देश्य कैसे पूरा होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। हर बार कोई ना कोई अड़चन मेरे सामने आती जा रही है। और ये बाहर की दुनिया, ये एकदम से कैसे बदल गई? आखिर कौन सी शक्ति का यह तंत्र जाल यहां फैला हुआ है
ये मुझे रोकने के लिए तो नहीं है, या फिर ये कुछ और ही चक्कर है। मैं इस बात का पता कैसे लगाऊं? कैसे होगा इस बात का मुझे ज्ञान? ये कौन सी शक्ति मेरे सीमा से बाहर फैली हुई है जिसे मैं नष्ट भी नहीं कर पा रहा? तांत्रिक विशंभर अपने हाथ में उठाई गई काली रेत को दोनों हाथों में ले लेता है और कुछ मंत्र बोलना शुरू करता है। फिर उस रेत को हवा में उछाल देता है। तांत्रिक मंत्रों से वशीभूत हुई वो काली रेत जमीन पर नहीं गिरती और हवा में घूमने लगती है और उस रेत से एक आकार जन्म लेता है। फिर वो उस लहराती हुई रेत का एक चेहरा नजर आने लगता है जो किसी काली बिल्ली की तरह नजर आ रहा था और फिर धीरे धीरे वो चेहरा स्पष्ट हो गया। काली बिल्ली बेहद ऊंची आवाज में म्याऊं म्याऊं करने लगी थी, पर उसकी ये म्याऊं म्याऊं किसी शेर की गर्जन के समान प्रतीत हो रही थी, जिसे सुनकर तांत्रिक विशंभर को बड़ा सुकून महसूस हुआ और उसके गले से भी एक थरथराती हुई आवाज निकलती है। जाओ मेरी प्यारी बिल्ली और पता लगाओ कहां से ये तंत्र ऊर्जा यहां फैली हुई है। कौन है इस ऊर्जा का जन्मदाता? तुम्हें ये बात पता लगा कर आनी है। और एक बात का ध्यान रखना, बाहर की ये ऊर्जा तुम्हारे जिस्म को धीमे धीमे नष्ट करती चली जाएगी और इससे पहले कि तुम पूरी तरह नष्ट हो जाओ, तुम्हें इस बात का पता लगा लेना होगा। काली बिल्ली ऊंची आवाज में म्याऊं म्याऊं बोलती है और बाहर की तरफ भाग जाती है। अपनी ऊर्जा के तंत्र जाल से निकलकर जैसे ही वो दूसरी ऊर्जा के जाल में समाती है, उसके शरीर पर दूसरी ऊर्जा अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर देती है। फिर वो बहुत तेजी से एक तरफ भाग पड़ती है। दूसरी तरफ जंगल में गांव के सभी लोग कामरा को घेरे हुए खड़े थे और अभी भी उसकी असलियत पर शक कर रहे थे। दरोगा, सच सच बता, तेरा क्या मकसद है? क्योंकि तुम दोनों ने पहले भी मुझे एक बार चूहा बनाया है और अब भी तुम लोगों का कुछ ऐसा ही मकसद लग रहा है मुझे। जल्दी बता, सच, वरना। कामरा अभी दरोगा की बात का कोई उत्तर देता कि तभी एक तरफ से आदिवासियों की अजीब सी आवाजें आने लगती है। शायद दूर झाड़ियों के पीछे आदिवासी आ पहुंचे थे, कामरा का पीछा करते करते। गांव वाले, ये आवाज कैसी है? लगता है बहुत सारे लोग हमारी तरफ आ रहे हैं। कामरा, मैंने तो आप लोगों से पहले ही कहा था कि सुरक्षित स्थान पर चल पड़ो। ये बहुत ही खूंखार लोग हैं, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, जल्दी से सुरक्षित स्थान ढूंढ लीजिए। सरपंच, ठीक है, चलो सब। और सभी लोग वापस हवेली की तरफ भाग पड़ते हैं अपने आप को सुरक्षित करने के लिए। पर शंकर और सूरजभान वहीं खड़े रह जाते हैं। वो अपनी जगह से हिले तक नहीं थे। सूरजभान, क्या कहता है भाई? तुझे लगता है ये हम पर भी हमला करेंगे? शंकर, नहीं यार, हम पर हमला कैसे कर सकते हैं? हमने तो इनकी जान बचाई है उस काले शैतान से। और मुझे तो लगता है कि इस कामरा ने कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से ये भाग कर आ रहा है। तो चलो इन कबीले वालों से मिलकर आते हैं और पूछ लेते हैं कि आखिर माजरा क्या है। किसी भी गांव वाले का ध्यान इस भगदड़ में नहीं था कि ये दोनों लड़के उनके साथ नहीं है। वो तो बस अपनी ही जान बचाने के चक्कर में बस भागते ही जा रहे थे हवेली की तरफ। सूरज और शंकर एक तरफ से हथियार लेकर आ रहे कबीले वालों के सामने आ खड़े होते हैं। कबीले के आदिवासी भी इन दोनों के पास भागे चले आते हैं और दोनों को घेर लेते हैं। शंकर और सूरजभान दोनों आदिवासियों को ऐसे घेरा बनाते हुए देखकर थोड़ा सा भयभीत हो जाते हैं और एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं। आदिवासी, आप दोनों हमारे यहां से भाग आए थे, चलिए अब हम आपको वापस लेकर चलेंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलो। और सरदार संभल ठीक है या नहीं? वो हमसे नाराज तो नहीं है ना? हम उन्हें बिना बताए वहां से निकल कर आ गए थे। अब सरदार संभल सरदार नहीं रहे, उनकी जगह पर भोलानाथ सरदार बन गए। चलो तुम दोनों, हम तुम्हें अपने नए सरदार के पास ले चलते हैं। और आदिवासी इन दोनों को ही पकड़कर अपने कबीले की तरफ बढ़ गए। शंकर, यार हमें तो उस तांत्रिक को वहां से भगाना था और अब हम इनके साथ जा रहे हैं। ये तो हमारा काम बिगाड़ रहे हैं, हमें कैसे भी करके अपने काम पर जाना होगा। सूरजभान, फिर हम क्या कर सकते हैं? इनसे जबरदस्ती तो हम कर नहीं सकते। अगर ऐसा करेंगे तो ये शायद नाराज हो जाएंगे। और वैसे भी हम बिना बताए इनके कबीले से आए हैं और इस बात का क्रोध इनके चेहरे पर नजर आ रहा है।
शंकर कुछ सोचने लगता है कि कैसे इन आदिवासियों के बीच से निकलकर उस तांत्रिक विशंभर के पास पहुंचा जाए। अभी ये लोग आगे बढ़ ही रहे थे कि तांत्रिक विशंभर द्वारा भेजी गई बिल्ली इनकी तरफ ही भागती चली आ रही थी। आदिवासी उस खौफनाक बिल्ली को देखकर अपने हथियार संभाल लेते हैं। शंकर भी अपने हाथ में पकड़े भाले को सामने की तरफ कर देता है। सूरज भान, ऐसी खौफनाक बिल्ली तो मैंने आज तक नहीं देखी। कि बिल्ली ही है या कोई और जानवर है? काली बिल्ली की आंखों से एक अजीब सी ऊर्जा तरंग निकलती है और उन सब के शरीरों का विश्लेषण करती चली जाती है और फिर वो तरंग बंद हो जाती है। सूरज, ये कैसी ऊर्जा थी? कहीं ये हमें सम्मोहित तो नहीं कर रही? काली बिल्ली अगले ही पल तेजी से आगे बढ़ती है और उन सब के ऊपर से जंप करके आगे निकल जाती है और भागती चली जाती है। शंकर, अरे ये तो भाग गई। मुझे तो लगता है ये कोई तांत्रिक बिल्ली ही थी। आदिवासी, चलो अब तुम दोनों हमारे कबीले की तरफ। शंकर, अरे वाह, अभी जब वो काली बिल्ली यहां आई थी तो तुम डर कर हमारे पीछे खड़े हो गए, हमें आगे कर दिया, और अब जैसे वो यहां से गई फिर से हमें घेर कर चल रहे हो। और अभी 2-4 कदम ही चले थे कि आसपास के पेड़ बेहद तेजी से हिलने लगे, जैसे कोई उन्हें उखाड़ कर फेंक देगा। ऐसा प्रतीत होने लगा था, और वो भी बिल्कुल कुछ सेकंड्स के अंदर। आंधी का प्रभाव इतना ज्यादा था कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। कबीलेवासी अपने आप को डरा हुआ महसूस करने लगे थे, और इन कबीले वालों से ज्यादा तो सूरज और शंकर डरे हुए लग रहे थे। सूरज, अब ये कौन सी नई समस्या आ गई? मुझे लगता है ये सब वो बिल्ली कर रही है। शंकर, अब तो जमीन पर पैर भी नहीं टिकाए जा रहे, लगता है हम थोड़ी देर में यहां से उड़ जाएंगे। कबीले वाले तेजी से अपने हथियारों को जमीन पर इतनी जोर से मारते हैं कि वो जमीन पर धंस जाते हैं और उन्हें पकड़ कर बैठ जाते हैं। शंकर और सूरज भान अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहे थे। वे एक दूसरे को कसकर पकड़ लेते हैं, पर उस तेज हवा के आगे सब कुछ बेकार था, और अगले ही पल वो दोनों हवा में उड़ चुके थे। उन दोनों के गले से लगातार चीखें निकल रही थी, और फिर हवा में ही उन्हें बेहोशी छा चुकी थी। हवा उन दोनों को जाने कहां उड़ाकर ले गई थी, इस बात का किसी को भी अंदाजा नहीं था। आदिवासी, अरे ये दोनों तो हवा में उड़ गए, और किस तरफ गए कुछ पता ही नहीं चला। लगता है दोनों मारे गए। हमें अपने सरदार भोलानाथ को इस बारे में बताना होगा, पर पहले हमें उस व्यक्ति कामरा को भी अपने साथ ले जाना होगा, वरना सरदार अब नाराज हो जाएंगे कि हम बिना किसी को पकड़े वापस आ गए। सभी आदिवासी एक दूसरे की बात से सहमत होते हैं और फिर से कस्बे की दिशा की तरफ बढ़ जाते हैं। कुछ ही समय बाद ये सभी आदिवासी हवेली से कुछ दूरी पर आकर रुक गए थे। हवेली का बड़ा गेट बंद कर दिया गया था, जो पहले खुला रखा गया था, और हवेली की छत से ग्रामीण लोग दूर खड़े इन आदिवासियों को देख रहे थे, और उनके हाथों के हथियार उन्हें नजर आ रहे थे। कामरा, देखा सरपंच साहब, मैंने कहा था ना, ये कितने खतरनाक आदिवासी लोग हैं। वो तो मैं सही समय पर बचकर निकल आया, वरना अभी तक तो ये मुझे मारकर खा चुके होते। सरपंच, कहीं ये आदिवासी हमारी हवेली के ऊपर हमला ना कर दे, और अगर इन्होंने ऐसा कर दिया तो शायद हम अपना बचाव ना कर पाए। दरोगा, पर ये लोग तो वहीं काफी दूर खड़े हैं, हमारी तरफ देख तो रहे हैं पर आगे नहीं बढ़ रहे। इसका क्या कारण है? सरपंच, शायद बाहर की ये जो दुनिया बदल रही है, और हमारी ये हवेली अभी भी वैसी ही है। इसी के प्रभाव से ये आदिवासी अंदर नहीं आ पा रहे। राधेश्याम, मुझे लगता है हमें भी इनसे लड़ने की तैयारी कर लेनी चाहिए, वरना अगर आदिवासी हवेली के अंदर प्रवेश कर गए तो हमारा बचना मुश्किल हो जाएगा। दरोगा, तुम ठीक कह रहे हो, फिर तो हमें अलग अलग टुकड़ियां बनाकर इस हवेली की सुरक्षा करनी चाहिए और उन्हें किसी भी तरह से अंदर आने से रोकना चाहिए। और इधर आदिवासी जो हवेली से दूर खड़े हवेली की तरफ ही देख रहे थे। एक आदिवासी, अरे ये क्या है? इस हवेली के ऊपर इतना बड़ा साया किसका है? ये तो कोई शैतान लग रहा है। दूसरा आदिवासी, हाँ, ये तो कोई शैतान ही है। इसका मतलब इस अद्भुत भवन पर किसी बड़ी शक्ति का राज है। पहला आदिवासी, ये शक्ति हमारी मददगार है या दुश्मन, ये कैसे पता लगेगा? आदिवासी, मैं आगे जाकर इस पर हमला करता हूं और देखता हूं क्या प्रतिफल मिलता है। दूसरा, अगर तुम हमला करोगे तो वो तुम्हारा प्रत्युत्तर हमला करके ही तो देगा, हमें कुछ और करना होगा। पहला, आप सब यहीं रुको, मैं इस गृह में प्रवेश करके देखता हूं। आप सब लोग यहीं रहना, कोई मेरे पीछे ना आए। और फिर सभी आदिवासी वहीं बैठ जाते हैं
और एक आदिवासी तेजी से हवेली की तरफ बढ़ने लगता है। हवेली की छत पर खड़े लोग उस आदिवासी को अपनी तरफ आता हुआ देखकर सरपंच गोवर्धन चौधरी, अरे ये आदिवासी हमारी ही तरफ बढ़ रहा है, इसका क्या इरादा हो सकता है? क्या कोई संदेश लेकर आ रहा है? दरोगा, शायद ऐसा ही हो। मुझे लगता है ये हमसे बात करने आ रहा है। पर अभी आदिवासी हवेली के दरवाजे तक पहुंचा ही था कि जाने कौन सी अदृश्य शक्ति उसे हवा में उठा ले गई और फिर से पीछे फेंक दिया था। आदिवासी हवा में उड़ता हुआ अपने साथियों के ऊपर जा गिरा था और जिसके कारण कई साथी जख्मी हो गए थे। आदिवासी यह देखकर बेहद भयभीत हो गए थे, पर वे हवेली की तरफ देख रहे थे जहां हवेली के ऊपर उन्हें एक भयानक साया नजर आने लगा था। आदिवासी, चलो यहां से भाग चलो, यही हमारे लिए सबसे ठीक होगा। और वो सब वहां से भाग गए थे अपने कबीले की तरफ। कामरा के पीछे हवेली तक आए आदिवासी हवेली के ऊपर विशाल शैतानी साए को देखकर भाग खड़े हुए थे। दरोगा, ये सब तो भाग गए, इसकी क्या वजह हो सकती है? और जो आदिवासी हवेली की तरफ बढ़ रहा था, पता नहीं अपने आप हवा में उड़कर कैसे दूर जा गिरा। राधेश्याम भागता हुआ ऊपर छत पर आ पहुंचा था। उसके चेहरे पर घबराहट साफ नजर आ रही थी। दरोगा, क्या हुआ राधेश्याम जी? आप इतने घबराए हुए क्यों? राधेश्याम, मैंने पूरी हवेली को देख डाला, शंकर और सूरजभान कहीं भी नहीं है। मुझे लगता है जब हम भागकर अंदर आए तो वो दोनों नहीं आए, और यहां पहुंचकर मुझे ध्यान आया तो मैंने सब गांव वालों के बीच में उन दोनों को तलाश किया, पर वो यहां नहीं है। सरपंच, क्या कह रहे हो? वो दोनों यहाँ नहीं है? राधेश्याम जी, नहीं सरपंच साहब, दोनों पूरी हवेली में नहीं है। दरोगा, एक तो ये बड़ी गड़बड़ हो गई, अब क्या करें? क्या बाहर जाए उन दोनों को ढूंढने? राधे जी, दरोगा साहब जाना तो पड़ेगा ही, जाने किस मुश्किल में होंगे दोनों जने। दरोगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो दोनों ही उस तांत्रिक को भागने के लिए यहां से निकल गए हों? मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। कामरा जो इनकी बातें सुन रहा था, मन ही मन में, जब वो दोनों लड़के यहां नहीं है तो फिर मेरा भी यहां क्या काम? मुझे भी यहां से निकल जाना चाहिए, क्योंकि मुझे तो वो भाला चाहिए जो उन लड़कों के पास है। राधेश्याम, कुछ कीजिए सरपंच साहब, उन दोनों को ढूंढने के लिए। कामरा, आप लोग फिक्र मत कीजिए, आप यहीं रहिए, मैं उन दोनों लड़कों को ढूंढने जा रहा हूं और बहुत जल्द उन्हें ढूंढकर यहां ले आऊंगा। दरोगा, पर तुम अकेले बाहर जाकर क्या करोगे? आदिवासी तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे और तुम्हें मार भी सकते हैं। अच्छा, तो यही है कि तुम भी यहीं बैठे रहो, हम कुछ और उपाय करते हैं उन दोनों लड़कों को ढूंढने का। कामरा दरोगा की बात सुनकर, ठीक है, अगर आपको यही सही लगता है तो मैं बाहर नहीं जाऊंगा। दरोगा, राधेश्याम जी, आप थोड़ा इंतजार कीजिए, क्या पता वो दोनों लड़के फिर से लौट आए, क्योंकि अगर हम सभी बाहर गए तो वे आदिवासी शायद हम पर हमला कर सकते हैं। ऐसे में बेवजह जान माल का नुकसान हो जाएगा। सरपंच, और वैसे भी मुझे वो दोनों लड़के बेहद तेज लग रहे हैं, वो कुछ ना कुछ चक्कर चलाकर ही आने वाले हैं, मुझे ऐसा ही लग रहा है, तभी वो दोनों हमारे साथ अंदर नहीं आए। राधेश्याम, ठीक है सरपंच जी, हम इंतजार कर लेते हैं। फिर उदास मन के साथ एक तरफ को चला जाता है और बैठ जाता है। कामरा भी चुपके से निकलकर एक तरफ छत से नीचे उतर आता है। मुझे तो यहां से जाना ही है, अब मुझे चुपचाप यहां से निकलना पड़ेगा। और वो वहां से सीधा हवेली के दरवाजे पर आ पहुंचा था और उसके गेट को खोलकर बाहर निकल गया था। गांव के कई लोगों ने उसे जाते हुए देखा था, पर वो जब तक उसे रोकते वो आगे की तरफ तेजी से भाग गया और गांव के किसी भी आदमी में बाहर जाने की हिम्मत नहीं हुई। बहुत जल्द गांव वालों ने यह खबर सरपंच के पास भी पहुंचा दी कि कामरा यहां से भाग गया है। सरपंच, क्या वो यहां से भाग गया है? क्या उसे अपनी जान की बिल्कुल भी परवाह नहीं है? दरोगा, आखिर ये चक्कर क्या है? पहले तो ये कामरा अपनी जान बचाता हुआ हमारे पास तक आया और अब खुद ही यहां से भाग गया, जबकि उसे पता है कि आदिवासी भी उसकी जान के दुश्मन बने हुए हैं। मुझे तो कुछ और ही चक्कर लग रहा है सरपंच इसके यहां आने का। क्या हो सकता है वो चक्कर? हवलदार, आपने बिल्कुल ठीक कहा, जरूर इसका कोई मकसद होगा तभी ये यहां आया था। सरपंच, कहीं ऐसा तो नहीं कि शंकर और सूरजभान उस तांत्रिक के हवन को नष्ट करने चले गए हों और अभी ये बात कामरा अपने गुरु को बताने जा रहा हो ताकि वो इन दोनों लड़कों को रोक सके? मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। फिर तो अब इन दोनों लड़कों की जान खतरे में पड़ जाएगी।
अगर ये बात तांत्रिक को पहले ही पता लग गई कि गांव वाले उसका हवन नष्ट करना चाहते हैं। दरोगा, तो फिर अब क्या करें? क्या हम भी बाहर जाएं? पता नहीं बाहर कैसी कैसी मुसीबतें होंगी। सरपंच, तो फिर आज और देख लेते हैं, पर कल सुबह उन दोनों लड़कों की खोज करनी ही पड़ेगी। इधर ये सब लोग इन दोनों लड़कों को लेकर परेशान हो रहे थे, तो दूसरी तरफ इस वक्त कबीले के आदिवासी भागते हुए अपने कबीले में आ पहुंचे। सरदार भोलानाथ, क्या हुआ? सब लोग इतने भयभीत होकर क्यों आ रहे हो? और वो इंसान कामरा कहाँ है? क्या तुम उसे पकड़ कर नहीं लाए? सरदार, कामरा इस वक्त जहां है वहां एक बड़ा भवन है। सरदार, तो क्या हुआ? उसे उस भवन से ही उठाकर ले आना था। इसमें समस्या क्या है? आदिवासी, सरदार, पहले उस इलाके में वो भवन नहीं था, पता नहीं अब वहां कैसे प्रकट हो गया है। और दूसरी सबसे भी बड़ी बात, उस भवन के ऊपर जाने कैसी राक्षसी साया नजर आ रहा था। हम तो सब भयभीत हो गए उसे देखकर, और जब हमने उस भवन के अंदर प्रवेश करने की कोशिश की तो पता नहीं किस अदृश्य शक्ति से टकराकर हम चोटिल हो गए। और फिर उस हवेली के ऊपर खड़े विशाल साय ने हमें इतना डराया कि हमें भागना पड़ा। तांत्रिक मानक उन आदिवासियों की बात सुनकर, क्या कह रहे हो? उस भवन के ऊपर विशाल राक्षसी साया था? आदिवासी, जी गुरुदेव, हमने खुद अपनी आंखों से देखा, और वो इतना भयानक था कि हम उसका वर्णन नहीं कर सकते। सरदार, ये लोग क्या कह रहे हैं गुरुदेव? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। और अगर उस भवन के ऊपर किसी शैतानी शक्ति का प्रकोप है तो कामरा उसके अंदर कैसे चला गया? और हमारे साथी उसके अंदर क्यों नहीं जा पाए? ऐसा क्यों हुआ? मुझे तो कोई बड़े संकट का एहसास हो रहा है गुरुदेव, और वो बेहद चिंतित हो उठता है। आदिवासी, सरदार, उस भवन के अंदर सिर्फ कामरा ही नहीं है, और भी बहुत सारे लोग हैं जो अजीब से नजर आ रहे थे। उनकी वेशभूषा भी अजीब सी थी। सरदार भोलानाथ, ये तो एक और आश्चर्य की बात है। एक तो हमारे क्षेत्र में जाने कहां से भवन प्रकट हो गया, और उसके बाद वहां अजीब से लोग नजर आ रहे हैं। तांत्रिक मानक उसकी बात सुनकर, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब जब तक मैं अपनी आंखों से उस भवन को नहीं देख लेता तब तक मैं कुछ नहीं कह सकता। हमें भी वहां जाकर उस भवन का निरीक्षण करना होगा। और जो ये हमारे साथी अजीब मानव देखने की बात कर रहे, ऐसा ही अजीब मानव मुझे यहां आते वक्त भी मिला था। वो लोग 2 जने थे। आदिवासी, वो दोनों मानव हमारे यहां से भाग कर गए थे, वो भी हमें रास्ते में मिले थे। सरदार, क्या तुम शंकर और सूरज की बात कर रहे हो? यही दोनों यहां से रात को निकलकर भाग गए थे। आदिवासी, जी सरदार, हम इन दोनों को भी पकड़कर यहां ला रहे थे, पर पता नहीं कहां से काली बिल्ली वहां आ गई, और फिर उसने जाने हम पर कैसी ऊर्जा का प्रयोग किया। फिर उसके बाद वो हमारे सर के ऊपर से कूदकर एक तरफ भाग गई, और फिर उसके बाद जाने कैसे एक तेज हवा की आंधी वहां प्रकट हो गई, और वो दोनों लड़के हवा में उड़कर जाने कहां गायब हो गए। सरदार, कैसी विचित्र बातें तुम हमें बता रहे हो। थोड़े ही समय में इतना कुछ घट गया तुम लोगों के साथ। कुलदेवी का आशीर्वाद ही है जो तुम लोग सही और सुरक्षित वापस आ गए। जी सरदार, आज तो बहुत कुछ घट गया। अब तो बाहर जाने की हमारी हिम्मत भी नहीं हो रही। घबराओ मत, कुछ नहीं होगा। अब मैं स्वयं उस भवन को देखने जाऊंगा। चलिए गुरुदेव, आप भी मेरे साथ चलिए। ठीक है, अपने कुछ योद्धाओं को अपने साथ ले लो। और फिर सरदार भोलानाथ और तांत्रिक मानक कुछ योद्धाओं के साथ वापस उसी क्षेत्र की तरफ चल देते हैं जहां सरपंच गोवर्धन चौधरी की हवेली थी। दूसरी तरफ काली बिल्ली बेहद तेज रफ्तार से उस पूरे क्षेत्र में चक्कर काट रही थी, और जो भी जीवित प्राणी उसके सामने आ रहा था उसका विश्लेषण कर रही थी ताकि पता लगा सके कि इस क्षेत्र में यह तांत्रिक शक्ति का प्रयोग किसने किया है। और ऐसे ही वो भागती हुई उस हवेली के पास आ पहुंची। काली बिल्ली की नजर हवेली पर पड़ती है, और अगले पल हवेली पर खड़े उस विशाल शैतानी साई की तस्वीर उसे दिखाई देने लगती है। काली बिल्ली अगले पल अपनी मानसिक ऊर्जा से इस दृश्य के संकेत अपने स्वामी तांत्रिक विशंभर के पास भेजना शुरू कर देती है। तांत्रिक, ये तो कुछ अलग ही तांत्रिक ऊर्जा है। जा मेरी काली बिल्ली, इसके अंदर प्रवेश कर जा और यह समझने की कोशिश कर ये क्या है। काली बिल्ली आदेश मिलते ही उस हवेली की तरफ भाग पड़ती है, और इसी के साथ उस काली बिल्ली की ऊर्जा तेजी से खत्म होनी शुरू हो जाती है। वो जैसे दीवार पर चढ़ना शुरू हुई थी वैसे ही उसके शरीर में आग लगनी शुरू हो गई थी, और दीवार के ऊपर पहुंचने तक उसका शरीर पूरी तरह से जल उठा था। तांत्रिक, अरे ये क्या? ये तो कुछ ज्यादा ही शक्तिशाली ऊर्जा क्षेत्र है। कौन है इस क्षेत्र का जन्मदाता?
किसी ने अपनी तांत्रिक ऊर्जा से इस पूरे क्षेत्र को रहस्यमयी क्षेत्र में बदल दिया है। काली बिल्ली वहां आसपास के दृश्यों को मानसिक तरंगों के माध्यम से तांत्रिक विशंभर के पास भेजना शुरू कर रही थी, पर वो कुछ ज्यादा तरंगे भेज पाती उससे पहले ही उसके पूरे जिस्म में आग लग गई और वो आग के शोलों में तब्दील हो चुकी थी। गांव वालों की नजर भी उस चलती बिल्ली पर पड़ गई थी और वहां तेज शोर मचने लगा। चारों तरफ से गांव वाले भागकर उस चलती हुई बिल्ली के पास पहुंच चुके थे। वे सब उस अद्भुत बिल्ली को देखकर आश्चर्य में पड़ रहे थे। फिर देखते ही देखते काली बिल्ली उनके सामने बिजली की तरह गायब हो गई। वहां ना तो राख थी और ना ही जलने का कोई निशान। सब कुछ प्रकाश की तरह गायब हो चुका था। गांव के प्रमुख लोग भी उस घटना क्षेत्र के पास आ पहुंचे थे। सरपंच, क्या हुआ था यहाँ? किस बात के लिए इतना शोर मचा रहे थे आप सभी? सरपंच साहब, अभी एक बिल्ली जो अग्नि से चल रही थी यहां आ पहुंची, फिर देखते ही देखते गायब हो गई। पता नहीं क्या माया थी। हवलदार, सरपंच साहब, हमें तो लगता है बुरी ताकतें हमारी हवेली पर भी हमला करने लगी है, और मुझे तो लगता है कि सब या तो उन आदिवासी लोगों का काम है या फिर उस तांत्रिक कामरा का। दरोगा, पर अब हम क्या कर सकते हैं सरपंच साहब? हमें तो कोई तंत्र मंत्र आता ही नहीं है। कैसे बचाव करेंगे हम इन तांत्रिक शक्तियों से अपना और इन गांव वालों का? और ऊपर से सबसे बड़ी समस्या तो यह है कि हम बिल्कुल उस समय में आ गए हैं जब कुछ भी डिजिटल सुविधा नहीं थी। अब तो मुझे ऐसा लगने लगा है हम यहां हमेशा कैद होकर रह जाएंगे। हवलदार, और ऊपर से हमारे पास राशन सामग्री भी लगातार खत्म होती जा रही है, जो शायद कुछ दिनों की होगी। उसके बाद हम क्या करेंगे? हमें भोजन के लिए बाहर जाना ही होगा। फिर तो शायद ये आदिवासी हमें मार कर ही अपना भोजन बना ले।